पिछले एक दशक में शेयर बाजार ने जो शानदार मुनाफा दिया है वो दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। अरे हाँ, और ये एक ऐसी बात है जो किसी भी इन्वेस्टर की नींद उड़ा सकती है। बिल्कुल। नमस्ते और स्वागत है आज की इस गहरी चर्चा में। आज हमारा जो गहन विश्लेषण है वो अंतिम इल्मैनिन की किताब इन्वेस्टिंग अमिड लो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे दशकों के शानदार रिटर्न्स के बाद अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां आगे के रिटर्न्स बहुत कम होने वाले हैं। राइट। और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये नई सच्चाई अपनाना लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। सही कहा। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किताब में ना शुरुआत में ही सेरेनिटी प्रेयर यानी शांति की प्रार्थना का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है जो मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो दरअसल निवेशकों की आज की सबसे बड़ी जरूरत है ना? वो प्रार्थना कहती है कि हमें उन चीजों को स्वीकार करने की शांति मिले जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे कि कम मार्केट रिटर्न्स, और उन चीजों पर ध्यान देने की हिम्मत मिले जो हमारे नियंत्रण में है, यानी हमारी स्ट्रैटेजी और धैर्य। एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर लोग बाजार के रिटर्न्स को अपनी कंट्रोल की चीज मान लेते हैं, पर असल में बाजार क्या रिटर्न देगा ये किसी के हाथ में नहीं है। ये काफी कड़वी सच्चाई है। पर लोग इस भ्रम में क्यों हैं? मतलब अगर सब बदल रहा है तो लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लोग रियर व्यू मिरर के धोखे में हैं। लोग पिछले 20 सालों को देखकर लगातार वही उम्मीद कर रहे हैं, पर अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो पिछले कई दशकों से जो इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड्स डबल डिजिट में हुआ करती थी वो गिरती चली गई। राइट। खासकर 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर अभी हाल ही में महामारी के बाद तो वो लगभग जीरो के पास आ गई। बिल्कुल। और लोग उस 2010 के दशक को एक नॉर्मल मार्केट समझ बैठे, जबकि वो बस लगातार गिरती इंटरेस्ट रेट्स का असर था। ये आगे जारी नहीं रहने वाला। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कार चला रहे हो और आपका पूरा ध्यान सामने की सड़क के बजाय सिर्फ रियरव्यू मिरर पर हो। हाँ, बिल्कुल सटीक बात कही आपने। मतलब आप देख रहे हैं कि पिछला रास्ता कितना स्मूथ था, गाड़ी कितनी तेजी से भागी, पर अगर सामने अचानक कोई तीखा मोड़ आ जाए या सड़क खराब हो और आपकी नजरें सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे पर हो तो एक्सीडेंट पक्का है। सही बात है। और इस एक्सीडेंट को मार्केट की भाषा में हम स्लो पेन या फास्ट पेन कहते हैं। या तो सालों तक आपके पोर्टफोलियो में कोई ग्रोथ नहीं होगी यानी स्लो पेन, या फिर अचानक से मार्केट क्रैश करेगा जो फास्ट पेन है। फ्यूचर रिटर्न्स को आज में खींचा जा चुका है। ओह वाह! तो अगर सामने सड़क इतनी खराब है तो अब ये देखना लाजमी है कि इस कार में बैठे यात्रियों पर, मतलब अलग अलग इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर होगा। किताब के तीसरे अध्याय में इस पर काफी बात हुई है। हाँ, और वो असर बहुत गहरा होने वाला है। अगर हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सेवर्स की बात करें, यानी आप और हम जैसे आम लोग जो रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं, इस नए माहौल में उन्हें अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए शायद अपनी बचत दर को 2 गुना करना पड़ जाए। वेट, रुको, बचत को 2 गुना करना, ये तो किसी के लिए भी बहुत डरावना है। मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर तो लगभग असंभव है ये, है ना? और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी फंसे हुए हैं। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स की हालत देखिए। बॉन्ड डील्स कम होने की वजह से वो बुरी तरह अंडर फंडेड हो गए। मतलब उनके पास आगे लोगों को पेंशन देने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। एग्जैक्टली। और जो बड़े यूनिवर्सिटी फंड्स या एंडाउमेंट्स हैं, उन्हें तो शायद आगे चलकर अपने मूल कैपिटल को ही खर्च करना पड़ जाए। ग्लोबल वेल्थ लगभग $258 ट्रिलियन की है और ये सब उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये सुनकर तो सच में हवा निकल रही है। पर एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि दशकों से चला आ रहा हमारा वो भरोसेमंद 60-40 पोर्टफोलियो, जिसमें 60% इक्विटी और 40% बॉन्ड होता था, वो अब किसी काम का नहीं रहा? बिल्कुल यही बात है। बड़े संस्थान अब इस मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड की यील्ड्स अब इतनी कम हैं कि वो मार्केट गिरने पर एक शॉक अब्जॉर्बर का काम नहीं कर सकते। तो जब हमें पता चल रहा है कि 60-40 काम नहीं करेगा और बचत 2 गुनी करना नामुमकिन है, तब लोग घबराकर क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से यहीं से वो रीच फॉर यील्ड यानी यील्ड की अंधी दौड़ शुरू होती है। सही पकड़ा आपने। और ये बहुत खतरनाक दौड़ है। ज्यादा रिटर्न के लालच में लोग अब इलिक्विड संपत्तियों की तरफ भाग रहे हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट और डायरेक्ट रियल एस्टेट। हाँ, रियल एस्टेट का तो लोगों में बहुत क्रेज होता है, पर क्या ये सच में इतना फायदेमंद है? देखिए, अगर लंबी अवधि का डेटा देखें तो रियल एस्टेट का असली रिटर्न, मतलब सारी कॉस्ट निकालकर, इक्विटी के लगभग बराबर ही रहता है।
इसमें मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। राइट। और मैंने ये भी पढ़ा था इस एनालिसिस में कि जो शेयर बाजार में लिस्टेड आरईट्स होते हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, उन्होंने हिस्टोरिकल लेवल पर डायरेक्ट रियल एस्टेट से बेहतर परफॉर्म किया है। फिर भी लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी के पीछे क्यों भागते हैं? इसके पीछे ना एक धोखा है जिसे हम स्मूथिंग रिटर्न्स कहते हैं। इलिक्विड एसेट्स में हर रोज प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं होते जैसे पब्लिक मार्केट्स में होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कम वॉलेटाइल हैं। ओह, आई सी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या प्राइवेट एसेट्स में निवेश करना वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही उबड़-खाबड़ स्टॉक चार्ट के ऊपर एक मोटी चादर डाल देना? हाँ, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। मतलब आपको अंदर के झटके दिखाई नहीं देते, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि झटके लग नहीं रहे हैं। जब गाड़ी उस चादर के ऊपर से गुजरेगी, गड्ढे तो मिलेंगे ही। की कमी है। इलिक्विडिटी प्रीमियम की जो बातें होती हैं वो अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। तो अगर इलिक्विड एसेट्स और प्राइवेट इक्विटी भी कोई जादुई समाधान नहीं है, तो फिर इस लो रिटर्न वाले दौर में लोग जाएं कहाँ? सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है डाइवर्सिफिकेशन और नई स्ट्रैटेजीज को समझना। जैसे अगर हम देश के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो किताब में चाइना का एक बहुत कमाल का उदाहरण दिया गया है। हाँ, चाइना वाला हिस्सा तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। यहाँ जो बात दिमाग घुमा देने वाली है वो ये कि एक देश तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बूम पर है, लेकिन उसका शेयर बाजार इन्वेस्टर्स को उतना रिटर्न नहीं दे रहा। बिल्कुल। ये बात तो निवेश के बेसिक नियम को ही चुनौती देती है। हम तो हमेशा यही मानते हैं ना कि जहाँ ग्रोथ है वहाँ इन्वेस्ट करो। ये कॉमन सेंस लगता है, पर फाइनेंस में हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है डाइल्यूशन। जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो नई कंपनीज को आगे आने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो वो नए शेयर्स इशू करती हैं। अच्छा, तो मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का हिस्सा छोटा हो जाता है। सही कहा। इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्विटी प्रीमियम के बीच सीधा संबंध नहीं होता। इसीलिए सिर्फ इकोनॉमी देखकर निवेश करना काफी नहीं है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। राइट। और इसी डाइवर्सिफिकेशन में कमोडिटीज और गोल्ड यानी सोने की भी बात आती है। सोना तो हमेशा से लोगों का फेवरेट रहा है। हाँ, पर इसका भी एक मैथ है। कमोडिटीज जहां इन्फ्लेशन या महंगाई के खिलाफ एक बहुत अच्छा हेज है, वहीं सोने की लॉन्ग टर्म कहानी थोड़ी अलग है। मतलब हिस्टोरिकली गोल्ड एक वैल्यू स्टोर तो है, पर अगर हम इसके रियल रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 0 होता है ना? बिल्कुल 0। सोना आपको अमीर नहीं बनाता, वो बस आपकी खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर को बनाए रखता है। इसीलिए कम रिटर्न्स के दौर में हमें कुछ और स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ती हैं, जैसे स्टाइल प्रीमिया। स्टाइल प्रीमिया? थोड़ा और समझाइए इसको आसान भाषा में। जरूर। इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे प्रोमिनेंट है, यानी ऐसी कंपनीज खरीदना जो उनके सही दाम से सस्ती मिल रही हों। उसके अलावा मोमेंटम और कैरी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। मोमेंटम यानी जो ऊपर जा रहा है उस पे पैसे लगाते रहो। सही पकड़ा। और कैरी स्ट्रैटेजी में आप सस्ते में उधार लेकर वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां यील्ड थोड़ी ज्यादा मिल रही हो। बीच का मार्जिन आपका प्रॉफिट होता है। इस नए माहौल में एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट का सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो देखिए, ये सब बातें किसी को डराने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तैयार करने के लिए है। सही कहा। मुख्य संदेश यही है कि अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करें, वो पिछले सालों के हिस्टोरिकल डेटा के भ्रम से बाहर निकलें और उस शांति की प्रार्थना की तरह अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। वही सबसे जरूरी है आज के दौर में। लेकिन इस सब के बीच एक आखिरी विचार जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी, जिस पर इस सोर्स में हिंट्स तो हैं, पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। अगर भविष्य में हर तरह के एसेट, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड हो या रियल एस्टेट, उससे मिलने वाला ग्रॉस रिटर्न कम होने वाला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में सबसे बड़ा मुनाफा कमाने का तरीका बस एक ही बचेगा? और वो क्या है? अपनी फीस बचाना, यानी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 0 के करीब ले जाना। अगर आपको मिली 4% रहा है और आप 2% एडवाइजर को दे दोगे तो बचेगा क्या? अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। एग्जैक्टली। तो क्या कम रिटर्न का ये दौर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के इस भारी भरकम फीस वाले मॉडल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए खुद से पूछना चाहिए। सही कहा। और ऐसी आत्मनिरीक्षण के साथ इस विषय पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। तो बस यही था आज का हमारा गहन विश्लेषण। निवेश करते रहिए और फीस